हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। सामाजिक विज्ञान में हम लोग भूगोल के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग नामक चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण नामक टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको उद्योगों के प्रकार के बारे में बताया था और कृषि आधारित उद्योग का वर्णन किया था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और कृषि पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग तथा चीनी उद्योग के विषय में आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी थी। बच्चों, तो कृषि पर आधारित चीनी, पटसन, सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त बहुत सारे उद्योग हैं और उनकी चुनौतियां भी हैं। तो इन उद्योगों के अतिरिक्त चीनी उद्योग, पटसन उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त कृषि क्षेत्र पर आधारित उद्योग है कागज उद्योग और कागज उद्योग के भी जो हैं बहुत सारी चुनौतियां हैं और आधुनिक समय में कागज उद्योग की पहली सफल मिल जो है वह 1867 में बाली यानी कोलकाता में, बाली जगह का नाम है, में रॉयल पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई। इससे पहले की कुछ मिलें असफल रही थी। दूसरी सफल मिल 1879 में लखनऊ में अपर इंडिया पेपर मिल के नाम से स्थापित हुई और भारत में कागज, कच्ची लकड़ी, बांस एवं रद्दी की लुगदी से बनाया जाता है। यह वन आधारित उद्योग है और वर्तमान में भारत का कागज व्यापार में 2500 करोड़ का हिस्सा है, शेयर है। इससे लगभग 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है बच्चों। और कागज उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बल्लार शाह, खम्मन, भद्राचलम, कुर्नूल, तिरुपति, बोधन इत्यादि हैं। महाराष्ट्र में बल्लारपुर, पुणे, जलगांव, सांगली, खंजला, इनमें से बल्लारपुर तथा सांगली अखबारी कागज हेतु प्रसिद्ध है। पश्चिमी बंगाल टीटागढ़, आलमबाजार, बंसबेरिया, बारानगर, डालमियानगर, चंद्राहाती, दमदम, हावड़ा आदि कागज उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। उड़ीसा में चौधवार, ब्रजनगर एवं रायगढ़ तथा मध्य प्रदेश में नेपानगर अखबारी कागज के लिए अखबारी कागज बनाने की मिल और रतलाम, भोपाल और विदिशा प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में भद्रावती, दांडेली, रामनाथपुरम, तो उत्तर प्रदेश में कानपुर, मोदीनगर, सहारनपुर, हरियाणा, जगाधारी आदि जगह कागज उत्पादन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग और विभिन्न उद्योग हैं जो कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं। और जो दूसरा प्रकार है प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर उद्योगों का, आज हम उस पर विस्तृत प्रकाश डाल रहे हैं। दूसरा प्रकार जो है वह है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग
वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए बच्चों, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जो खनिज व धातुओं का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग की श्रेणी में लोहा एवं इस्पात उद्योग आता है। जो बृहद पैमाने का उद्योग है, लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग की भी संज्ञा दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। बच्चों, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी छोटे बड़े मझले उद्योग को यह उद्योग यानी लोहा और इस्पात आधार प्रदान करता है। और आधार किस प्रकार से प्रदान करता है? क्योंकि समस्त मशीनें, जो सभी उद्योगों में मशीनें लगती हैं, वह किससे बनती हैं? लोहा और इस्पात से बनती हैं। तो इस प्रकार इसे आधारभूत उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम सभी अपने दैनिक जीवन में ही ध्यान दें तो हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो लोहा और इस्पात से बनता है। तो इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात 4:2:1 का होता है। तब लौह अयस्क का संबंध यदि 4 है तो कोकिंग का 2 रहेगा और कोल का 1। तो ये इस प्रकार से मिला करके लौह इस्पात बनाया जाता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज भी मिलाया जाता है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। और वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संचार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर रहा। यानी भारत 2016 में कच्चा इस्पात उत्पादक की श्रेणी में विश्व में तीसरे स्थान पर था। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। स्पंज लौह जो होता है हमारा देश उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम थी। तो दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ मात्र 63 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खपत थी, तो विश्व के अन्य देशों में 208 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से लोहे की खपत थी। एक संकलित इस्पात
एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को एक स्थान से एकत्र कर वहां से लेकर इस्पात बनाने, उसे ढालने और उसे आकार देने तक की प्रत्येक क्रिया की जाती है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र लोहा तथा इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। यहाँ पर लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता और सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पा रहे हैं और इसके मुख्य कारण जो हैं वह है उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। दूसरा है कम श्रमिक उत्पादकता। तीसरा है ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। वैसे तो हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है, फिर भी हम क्या करते हैं कि उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक ऊर्जावान, प्रतिस्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। एक बार हम फिर दोहरा देते हैं शॉर्टकट। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि यह सभी प्रकार के उद्योगों, हल्के, मध्यम व भारी सभी प्रकार के उद्योगों को आधार प्रदान करता है। और आधार किस प्रकार प्रदान करता है कि इनसे बनी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए सभी उद्योग इन पर निर्भर हैं। यह एक भारी उद्योग माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग माना जाता है क्योंकि कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही भारयुक्त होते हैं, यानी वजनी होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है, यानी सरकारी क्षेत्र का उद्योग है। यह उद्योग बड़ी संख्या में खनिज प्रधान क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है और इसका कारण जैसा कि अभी हमने बताया कि यह भारी उद्योग है और इसके उत्पाद भी भारी होते हैं और इसके लिए परिवहन साधनों की सुगमता होनी चाहिए। साथ ही जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो वहीं पर इस उद्योग को स्थापित किया जा सकता है। तो यह भारी उद्योग माना जाता है क्योंकि कच्चा माल और तैयार माल दोनों क्या होता है, भारयुक्त होता है और आकार में बड़ा होता है। यह उद्योग बड़ी संख्या में खनिज प्रधान क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, जैसे छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्र में, झारखंड में, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि में। लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं?
तो पहला, जैसा कि अभी हमने बताया था, परिवहन लागत को कम करने के लिए इन उद्योगों को उन क्षेत्रों के निकट स्थित किया जाता है जहां कच्चा माल पाया जाता है। इसीलिए बच्चों, यह उद्योग छोटा नागपुर व पश्चिम बंगाल के पठारी क्षेत्रों में केंद्रित है। इसके अतिरिक्त झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जहां की लौह इस्पात के भंडार हैं, वहीं उसी क्षेत्र में यह उद्योग स्थित है। और सस्ते श्रम की उपलब्धता, जल और विद्युत की नियमित आपूर्ति और उन बाजारों के निकट जहां तैयार माल बेचा जा सके, और साथ ही निर्यात की सुविधाओं के लिए समुद्री पत्तनों का निकट होना आदि लौह इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। अब हम इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि लौह इस्पात का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो ये इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का चार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन, यानी कि खदानों से कच्चे माल को निकाल करके परिवहन साधनों के द्वारा झोंकदार निर्माण प्रक्रिया, फिर मिलों तक, कारखानों तक पहुंचाया जाता है। झोंकदार प्रक्रिया में क्या किया जाता है, लौह अयस्क का गलाया जाना। तो खदानों से जब लोहा निकाला जाता है तो उसमें अयस्क मिला होता है, तो उसको फिर शुद्ध करने के लिए, लोहे को अलग करने के लिए अयस्क के क्या किया जाता है कि लौह अयस्क को गलाया जाता है। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। फिर लोहे में चूना पत्थर को मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ढलवा लोहा। ढलवा लोहा क्या होता है, तरल पदार्थ को जब गला दिया जाता है तो लोहा तरल पदार्थ, और उसमें जब धातु मिलाई जाती है, कौन सी धातु, चूना पत्थर, और इसके बाद पिघल करके क्या हो जाता है, तरल पदार्थ के रूप में लोहा तैयार हो जाता है। फिर तरल पदार्थ को सांचों में, सांचे रहते हैं, उसमें क्या होता है, डाला जाता है, जिसमें ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार होने के बाद क्या होता है, इस्पात बनाना। तो ढलवा लोहे को पुनः गलाकर फिर से गलाया जाता है, ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर दोबारा क्या मिलाया जाता है बच्चों, मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम मिलाकर इसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद फिर धातु को आकार देना, फिर लोहा बन करके तैयार हो जाता है इस्पात के रूप में। और फिर इसको विभिन्न आकार प्रकार के लिए क्या किया जाता है, रोलिंग किया जाता है, प्रेसिंग किया जाता है, ढलाई की जाती है और गढ़ाई की जाती है, और विभिन्न प्रकार की इस्पात की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यह इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया का चार्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, खानों से कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन किया जाता है। खानों से जब लोहा निकाला जाता है तो वह अयस्क मिश्रित लोहा होता है। इसके बाद उसे झोंकदार निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत कारखानों में लौह अयस्क का गलाया जाना, यानी गलाया जाता है लोहे को लौह अयस्क के साथ। फिर चूना पत्थर को मिलाया जाता है
और फिर धातु का मैल हटाया जाता है। इसके बाद अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। और यह किस प्रकार से तैयार होता है? जब लोहे को गलाया जाता है और विभिन्न धातुएं मिलाई जाती हैं, मैल को हटाया जाता है, तो लोहा एक तरल पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उस तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है, जिसमें ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है इस लोहे का? इस्पात कारखानों में इसे पहुंचाया जाता है और ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद लोहा विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए तैयार हो जाता है। फिर विभिन्न फैक्ट्रियों में इसे पहुंचाया जाता है और धातु को आकार देने के लिए रोलिंग की जाती है, प्रेसिंग की जाती है, ढलाई की जाती है और फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बना करके उसको गढ़ दी जाती हैं। इस प्रकार से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और लौह इस्पात उद्योग के लिए अनेकों चुनौतियां भी हैं, जैसे कोयले की उच्चतम लागत और सीमित उपलब्धता। कोयले का सीमित भंडार है और उच्च लागत आती है। दूसरा, कमजोर अवसंरचना। तीसरा, निम्न श्रम उत्पादकता और चौथा है ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए एक चुनौती है। इसके बाद खनिज आधारित उद्योगों में दूसरा उद्योग है एल्यूमिनियम प्रगलन। तो भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। एल्यूमिनियम क्या होता है? हल्का, जंग अवरोधी, इसमें जंग नहीं लगता है। लोहे में जंग लगता है, जैसा कि हम सभी देखते हैं, सभी परिचित हैं। और एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता, इसीलिए लोहे के वस्तुओं के ऊपर एल्यूमिनियम का हल्का परत चढ़ा दिया जाता है। और यह साथ ही इसकी क्या विशेषता होती है कि ऊष्मा का सुचालक है। एल्यूमिनियम जो है वह ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन बनाने में तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में भी किया जाता है। मतलब शीशे के ये जो विभिन्न धातुएं हैं, इनके स्थान पर एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और देश के एल्यूमिनियम संयंत्र जो हैं, प्रगलन संयंत्र जो हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में स्थित हैं। एल्यूमिनियम में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तब बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट को मिलाने से एल्यूमिनियम भारी हो जाता है और ठोस भी हो जाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं। पहला क्या है? नियमित ऊर्जा की पूर्ति और दूसरा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। तो ये जो है वह एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित चीज़ें थी। अब हम अगले खनिज आधारित उद्योग पर प्रकाश डाल रहे हैं, रसायन उद्योग।
अगला हमारा क्या है, रसायन उद्योग, जिसे पेट्रो रसायन उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी औद्योगिक क्षेत्रों में विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके अंतर्गत 70,000 से अधिक वाणिज्यिक उत्पाद आते हैं। तभी इस रसायन उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास का मुख्य आधार है। कौन सा उद्योग? पेट्रो रसायन उद्योग की विशेषता क्या है बच्चों? कि यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास का मुख्य आधार है, जो अपने साथ साथ रसायनों तथा अन्य संबंधित उत्पादों, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैसों, साबुन और विभिन्न प्रकार के कई उद्योगों की वस्तुएं बनाता है। पेट्रो रसायन उद्योग भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित है, जैसे गुजरात, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि। तो यह उद्योग जो है यह विविधता वाला उद्योग है। तब इसमें विविध प्रकार की घरेलू से लेकर के भारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है, और इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% के लगभग है। तब इसकी जीडीपी जो है वो 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरे नंबर का बड़ा उद्योग है तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित होती हैं। कार्बनिक अकार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण प्रयुक्त किए जाते हैं। और नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, यश, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। और कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के प्रयोग में आता है। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं से या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित होता है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। तो ये है रसायन उद्योग। अब अगला उद्योग जो है खनिज पर आधारित उद्योग, वह है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिनमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है। तब ये जो है उर्वरक, जो कि जिन्हें हम खाद कहते हैं, रासायनिक खाद, जिसमें क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटाश शामिल है। और नाइट्रोजन फास्फेट अपने देश में उत्पन्न किया जाता है, जबकि तीसरा पोटाश पूर्णतः क्या होता है, आयात किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है।
तब पोटास हमारे देश में नहीं मिलता है, इसका भंडार हमारे देश में नहीं है, इसलिए इसे आयात किया जाता है। जबकि दो जो होते हैं नाइट्रोजन और फास्फेट, जो ज़्यादातर खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, ये अपने देश में ही उपलब्ध हैं, जबकि पोटास या पोटेशियम यौगिक को आयात किया जाता है क्योंकि इसके भंडार हमारे देश में नहीं है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों का तीसरा उत्पादक देश है। तब नाइट्रोजन, फास्फेट व ये हमारे देश में जो अमोनिया और नाइट्रोजन फास्फेट जो उत्पन्न किया जाता है, उसके उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और यहाँ 57 उर्वरक इकाइयाँ हैं जो नाइट्रोजन तथा मिश्रित नाइट्रोजन उर्वरक निर्मित करती हैं। 29 इकाइयाँ यूरिया तथा 9 इकाइयाँ उप उत्पाद के रूप में अमोनिया सल्फेट का उत्पादन करती हैं तथा 68 सार्वजनिक क्षेत्र में 10 उपक्रम तथा भारतीय उर्वरक निगम गुजरात के हजीरा सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत एक उपक्रम कार्यरत है। हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक। अगला खनिज आधारित उद्योग जो है वह है सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग, भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना 1904 में हुई थी, जब चेन्नई में पहला कारखाना स्थापित किया गया। तब सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया बच्चों? चेन्नई। और यह पत्थरों पर आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग पूर्णतः पत्थरों पर आधारित उद्योग है। वर्ष 1914 में भारत में संगठित रूप से सीमेंट तैयार करने का प्रयास किया गया। वर्तमान में सीमेंट के 173 बड़े कारखाने हैं जिनकी स्थापित क्षमता लगभग 294.4 मिलियन टन है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि सीमेंट उद्योग अंग्रेजी शासन में भारत में प्रारंभ किया गया 1904 में। और पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ बच्चों? आधुनिक चेन्नई में स्थापित किया गया। और सीमेंट जो है वह पूर्णतः पत्थरों पर आधारित उद्योग है। सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र, तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट निर्माता देश है। तब सीमेंट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत के प्रदेश में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश का सीमेंट निर्माण की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। यहाँ के विभिन्न स्थानों पर जहाँ सीमेंट उत्पादन किया जाता है उनके नाम इस प्रकार हैं: कटनी, कैमूर, सतना, जबलपुर, नीमच, बानमोर, दमोह आदि। इसके बाद दूसरे नंबर पर सीमेंट उत्पादन में तमिलनाडु है। यहाँ तमिलनाडु में तिरुनेलवेली, डालमियापुरम, तुलुमापट्टी आदि सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यहाँ गुंटूर, विजयवाड़ा, नलगोंडा, मछलीपत्तम आदि सीमेंट उत्पादक केंद्र हैं। और चौथे स्थान पर है झारखंड। झारखंड में कोयले के प्रचुर भंडार हैं
सीमेंट उद्योग काफ़ी विकसित हुआ है। कोयले के साथ साथ सीमेंट उद्योग भी काफ़ी विकसित हुआ। यहाँ सिंदरी झारखंड में जो सीमेंट उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है वह है सिंदरी, बंजारी, खलारी, कल्याणपुर आदि। उत्तर प्रदेश में भी सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जनपद में चुर्क सीमेंट उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सीमेंट का उत्पादन भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किया गया और इसका पहला कारखाना 1904 में मद्रास में यानी आधुनिक चेन्नई में स्थापित किया गया था और यह पत्थरों पर आधारित उद्योग है और विश्व में सीमेंट उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान, तमिलनाडु का दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरे और झारखंड चौथे तथा उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर सीमेंट उत्पादन में है। अगला खनिज आधारित उद्योगों में अगला उद्योग है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। क्या है बच्चों? सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। यह पूर्णतः खनिज आधारित उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्यूलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, राडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं और बेंगलुरु भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब किसे कहते हैं बच्चों? बेंगलुरु को, जिसे बेंगलोर कहा जाता है। बेंगलुरु भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक जो हैं वो हैं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ। वर्ष 2010-11 तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया देश के 46वें स्थानों पर स्थापित हो चुके थे, जब यद्यपि इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। तो ये सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की विशेषता है। क्या है? इस उद्योग के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? ट्रांजिस्टर सेटों से लेकर, ट्रांजिस्टर यानी रेडियो से लेकर टेलीविज़न, सेल फोन, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर और दूर संचार तथा कंप्यूटर उद्योग के लिए आवश्यक अन्य उपकरण आदि बनाए जाते हैं। किसके अंतर्गत बच्चों? सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत। और बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर हैं। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। वर्तमान में भारत में 46
सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है जिसमें 30% महिला कर्मचारी हैं। तीव्र गति से वृद्धि के कारण बीपीओ क्षेत्र देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रमुख स्रोत बन गया है। महत्वपूर्ण आईटी केंद्र बंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद तथा पुणे हैं। और आर्थिक विकास में उद्योग धंधों का महत्व, तो किसी भी देश के तीव्र विकास, आर्थिक विकास के लिए उद्योग धंधों का विकास अत्यंत आवश्यक है। प्रौद्योगिकी दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश दुर्बल होता है, उसकी अर्थव्यवस्था असंकुचित होती है तथा अपनी जनता के उपभोग के लिए उसे विकसित देशों से वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। औद्योगिक विकास से देश को विभिन्न लाभ होता है। पहला क्या होता है? जो लाभ औद्योगिक विकास से होता है वह पहला लाभ है उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण कर निर्यात किया जाता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, वह आत्मनिर्भरता भी आती है। दूसरा लाभ जो होता है उद्योगों से वह यह है कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन किया जाता है, जिससे देश के विकास की गति तेज होती है, वह राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो आर्थिक विकास में उद्योग धंधों का क्या क्या योगदान हुआ बच्चों? पहला क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरा, देश आत्मनिर्भर बनता है। तीसरा, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। चौथा, जिन स्थानों पर बड़े उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, तो रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होते हैं। अगला, बड़े उद्योगों की सहायता से वस्तुओं का कम लागत में विशाल स्तरीय उत्पादन संभव होता है। कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। उद्योगों के विकास में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण उनकी बचत क्षमता भी बढ़ती है, जिससे निवेश में वृद्धि होने के कारण विकास की गति बढ़ती है। उद्योगों से मिलने वाले विभिन्न करों के कारण सरकारी आय में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार कृषि आधारित उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग दोनों ही देश के आर्थिक विकास में सहायक हैं बच्चों। केवल देश के आर्थिक विकास में ही नहीं, प्रति व्यक्ति की आय बढ़ाने में भी सहायक हैं और इससे देश आत्मनिर्भर बनता है, व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है। जब हम रोज़गार प्राप्त कर लेते हैं, हमें उच्च आय की प्राप्ति हो जाती है, तो हम क्या हो जाते हैं बच्चों? आत्मनिर्भर बन जाते हैं, मतलब सभी काम हम अपने से करने लगते हैं। तो उद्योग धंधे जो हैं प्रति व्यक्ति के विकास में सहायक होते ही हैं, साथ ही देश के विकास में भी सहायक होते हैं और ये विदेशी मुद्रा प्राप्ति के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो इस प्रकार किसी भी देश के विकास को आंकने के लिए उद्योग धंधों को सबसे पहले आंका जाता है कि किस देश में कितना प्रतिशत लोग रोजगार प्राप्त हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में उद्योग धंधों के द्वारा ही जनता को रोजगार की प्राप्ति होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण। तो जहाँ एक तरफ उद्योगों से हमें विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं बच्चों, वहीं उद्योग धंधों से विभिन्न हानियाँ भी होती हैं, जिसका उल्लेख हम अपने अगले वीडियो में औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण नामक टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण हमारा अगला टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए।